नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य सूत्र में एक बार फिर से आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। और आज मेरा विषय है कि जो हमारी गाय माता है, जो हमारी गाय है, वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये केवल ना हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है, हमारी स्वास्थ्य रक्षा का काम करती है, बल्कि हमारे लिए इकोनॉमी का, हमारी जो आर्थिक जो स्थिति है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जब तक हमने गाय को अपने जीवन में महत्व दिया, गाय को अपने घर में स्थान दिया, गाय को सम्मान दिया, तब तक हम न केवल निरोगी रहते थे, स्वस्थ रहते थे, बल्कि हम दीर्घायु भी भोगते थे। और इकोनॉमिकल दृष्टि से देखें तो हम आर्थिक स्थिति में भी तब दुनिया में दूसरे नंबर पे है। लेकिन हमारी सरकारों ने खास करके आज़ादी के बाद ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित कर दी कि हम अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से, अपनी परंपरा से दूर भागते चले गए और हमें असभ्य बना दिया गया, हमें पश्चिमी सभ्यता का पिछलग्गू बना के रख दिया गया। इसमें हमारी गौ माता को भी हमसे अलग कर दिया गया। और आज भी ऐसी परंपरा, ऐसी युक्तियां चल रही हैं कि हम अपनी परंपरा को छोड़ रहे हैं। हम अपने जो प्रकृति, जो प्राचीन परंपराएं रही हैं, हमारी सभ्यता और जो हमारा कल्चर रहा है, उससे परे भाग जाएं। और इसमें गाय माता का तो बहुत महत्व रहा है। हमारी जो गाय माता है, हमारी जो देसी गाय है, वो बोरस इंडिकस प्रजाति से आती है। और ये दुनिया में एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो हमें, हमारे लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण उपकार प्रदान करती है। हमारे लिए गाय माता एक तरह से ईश्वर का बहुत बड़ा दिव्य वरदान है। यदि हम, हमारी माता, गाय माता हमें दूध ना दे, फिर भी हमारे लिए वो अमूल्य रहती है, हमारे लिए रोग रखे का कार्य करती है। दूध तो हमें पोषक तत्व प्रदान करता है, दूध में औषधीय गुण भी रहते हैं। लेकिन यदि गाय दूध भी ना दे तो भी हमारे लिए जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहती है। और गाय क्यों अकेली, गाय के साथ जो बछड़े हैं, जो गाय का बैल है, जो नंदी है, वो भी हमारे लिए स्वास्थ्य रक्षा का कार्य करते हैं। मैं छोटा सा नमूना आपको दूं कि यदि हमारे घर में गाय रहती है, बैल रहते हैं, गाय के बछड़े बछड़ियाँ रहते हैं, तो वो जो मूत्र त्याग करती हैं, जो गोबर देती हैं, वो भी हमारे लिए स्वास्थ्य रक्षण का कार्य करती है। क्यों कि गाय के गोबर से, गौमूत्र से जब हम अपने घर का लेपन करते हैं, हम अपने फर्श को लीपते हैं, तो उस लेपन के बाद ऐसी गंध आती है, उसमें और तो गुण रहते ही रहते हैं, गंध ही इतनी अद्भुत रहती है कि मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, झींगुर आदि उससे हमसे दूर रहते हैं, उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते। और सिर्फ लेपन करने से, लीपने भर से कई तरह के रोग कारक जीवाणु, विषाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, जब तक हम घरों को लीपते थे, हम फर्शों को, ज़मीन को गाय मूत्र से, गाय के गोबर से लीप के रखते थे, तब हम ना तो मलेरिया से इफेक्टेड होते थे, ना हमें सीजनेबल जैसे कि डेंगू है, चिकनगुनिया हैं, जैसे कि आजकल वायरल इन्फेक्शन होते रहते हैं, और कई तरह की बीमारियां होती हैं, वो नहीं होती थी। यहाँ तक कि ट्यूबरक्लोसिस का प्रकोप भी नहीं होता था। ऐसे क्षेत्रों में हैजे का प्रकोप भी नाम मात्र को देखा जाता था। गाय के गोबर में और गौमूत्र में ऐसे दिव्य गुण हैं कि स्वतः वो कई तरह के जीवाणु और विषाणु को नष्ट कर देता है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पहले कोई उत्सव होता था, कोई मांगलिक कार्य होता था, कोई धार्मिक कार्य होता था, तो जो आसपास गंध होता था, गंध पड़ा रहता था, चाहे वो आदमी का मल हो या पशु का हो, कुत्ते बिल्ली का मल हो, किसी का मल हो, तो उसके ऊपर गाय के गोबर से जो गाय राख निर्मित होती है उसको छिड़का जाता था। ऐसे छिड़काव से कुछ समय के अंदर, घंटे 2 घंटे में ही वो जो मल होता था उसका विघटन हो जाता था, और वो दुर्गंध जो आती थी वो दुर्गंध समाप्त हो जाती थी। आज ऐसी दुर्गंध को आप किसी भी परफ्यूम से, किसी भी जो सुगंधित द्रव्य से समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन गाय के गोबर में, गाय के गोबर से निर्मित जो राख है, उसमें इतनी अद्भुत क्षमता है कि ना केवल वो दुर्गंध को समाप्त करती है, बल्कि वहाँ किसी तरह के जीवाणु, विषाणु, मक्खी, मच्छर को विकसित भी नहीं होने देती। तो यदि हम इतना भी कर लें, क्योंकि गाय हमें दूध ना भी दे तो भी हम स्वतः
स्वस्थ रखने के लिए, स्वास्थ्य को बचाए रखने के लिए और ऐसे जो संक्रामक व्याधियां हैं उनसे बचे रहने के लिए सिर्फ अपने आसपास हम गाय के गोबर का लेपन कर सकते हैं, गौमूत्र का छिड़काव कर सकते हैं, इतना ही पर्याप्त है। वैसे इसके बहुत विविध प्रयोग भी हो सकते हैं, बहुत अलग चीज़ें निर्मित भी हो सकती है। इनके बारे में यदि मैं विस्तार से बताऊं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इनके बारे में मैं अगले वीडियो में जानकारी दूंगा, लेकिन मैं छोटी सी जानकारी दी कि यदि हम सिर्फ इतना मात्र करें कि अपने घरों को गाय के गोबर से लीपते रहें, और यदि गाय का गोबर से लीपना हमारे लिए संभव ना हो तो गौमूत्र का छिड़काव करते रहें, तो ही हम कई तरह की जो मक्खी मच्छर आदि से फैलने वाले जो जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, जो रोग कारक जर्म्स हैं, वो उनसे हम बचे रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। इसी तरह यदि हम इकोनॉमी की दृष्टि से देखें तो गाय तो खुद स्वयं इकोनॉमी है, क्योंकि गाय को हमने एक धन का माना है। हमारे लिए 9 निधियों का, 9 धन का बहुत महत्व रहा है, इसमें एक गौधन भी रहा है। गौधन के अलावा गजधन और अश्वधन को भी हमने धनों में शुमार किया है, सम्मिलित किया है। लेकिन जब से पश्चिमी सभ्यता के वेश में हमने अपनी इकोनॉमी को अपनी जो धन की संपदा को सिर्फ नोट में कन्वर्ट कर दिया, तब से हम बहुत सारे क्षेत्रों में सीधे सीधे गरीब हो गए, निर्धन हो गए। अन्यथा किसान भी संपन्न होता था, जिसके पास गाय होती थी, हाथी होते थे, अश्व होते थे यानी घोड़े होते थे, जिसके पास धन धान्य होता था, अनाज होता था, वो भी धनिक कहलाया जाता था, वो धनिक ही होता था। क्यों? जब से आप धनिक हुए, जब से आपने अपनी वैल्यू, अपनी कीमत को धन से नापना शुरू कर दिया, आप गरीब हो गए। क्योंकि आज आप एक व्यक्ति को एक वक्त का खाना खिलाने में भी अपने को संपन्न नहीं समझते। अन्यथा जो लोग किसान होते थे, ग्रामीण होते थे, आज भी भारत में ग्रामीण जो आबादी है बहुत ज़्यादा है। 47 से पहले, आज़ादी से पहले तो हमारे देश की 85-86% आबादी गांवों में रहती थी, इसलिए भारत को ग्रामीण क्षेत्र कहा जाता था, ग्रामीण देश कहा जाता था। अब तो प्रचलन बदल रहा है, गांव खाली हो रहे हैं, गांव खाली हो के शहरों में बस रहे हैं। तो अब तो हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जब गांव देहात थे, बिजली नहीं थी, जो गेहूँ पीसने की मशीन नहीं थी, हाथ से गेहूँ पीसा जाता था, फिर भी हम अतिथि देवो भव को मानते थे। और हमारे घरों में, हमारे गांवों में जो बारात आती थी, जो दुल्हन और को लेने के लिए वैवाहिक मांगलिक कार्य के लिए हमारे यहाँ आयोजन होते थे, वहाँ भी हम एक समय तो था 15 दिन तक बारात को ठहराते थे, लेकिन 3 दिन की, 4 दिन की बारात तो आप में से कई लोगों ने देखी होगी। 3 या 4 दिन तो अभी भी कई जगह रहते हैं लोग आप, और सैकड़ों लोग रहते थे, और सैकड़ों लोगों को हम भोजन देते थे, पकवान देते थे, आतिथ्य देते थे। आज तो एक व्यक्ति को हम आतिथ्य देख के राजी नहीं है, क्योंकि हम इतने धनी हो गए, क्योंकि हमारे धन की जो वैल्यू है वो नोट हो गई। चाहे आप लाख कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, लेकिन आपके लिए उसमें से 1-2 रुपया निकालना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो लोग थे जो आर्थिक रूप से आप जैसे संपन्न नहीं थे, वो किसान थे, वो गेहूँ थे, वो अन्न पैदा करते थे, पशु पालते थे, गाय पालते थे, लेकिन फिर भी धनिक थे, धनी थे। मकान, ज़मीन दे देते थे लोग, जिनके पास ज़मीन होती थी वो किसी ज़रूरतमंद को तो ज़मीन दान कर देते थे। गाय दान करने की प्रचलन तो अभी भी चलता रहा है। तो मैंने बताया कि यदि आप गाय रक्षक हैं तो आप धनी हैं। आप अपने को गरीबों में सम्मिलित मत करो, अपनी सोच में सम्मिलित करो। यदि सोच आपकी धनात्मक हो जाए, सकारात्मक हो जाए, तो आप धनी हैं, संपन्न हैं, वैभवशाली हैं, पहले भी थे और आज भी हैं। मैंने आपको बताया कि गाय के दूध पर यदि हम निर्भर रहेंगे तो हम कभी अपनी संपन्नता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गाय के दूध में संपन्नता नहीं है। गाय का दूध एक पोषक तत्व है, एक तत्व है जो हमें गाय माता के प्रति आकर्षित करता है। अन्यथा गाय के दूध को तो आप कुछ घंटे से ज़्यादा तक सुरक्षित ही नहीं रख सकते कि गाय के दूध की जो लाइफ लाइन है, जो उसका जीवन काल है, 6-7 घंटे से ज़्यादा नहीं है। इसलिए जब फ्रिज नहीं होते थे तो हर 8 घंटे 10 घंटे के बाद गाय से दूध दुहा जाता था और उसको प्रयोग किया जाता था। और नहीं भी करते थे तो भी दिन में 1-2 बार उसको उबाल के रखना पड़ता था। लेकिन गाय के दूध से जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो उसके पदार्थ निर्मित होते हैं, उनकी लाइफ लाइन, उनकी जो जीवन काल है बढ़ता जाता है।
गाय के दूध का जो जीवन काल है 6 से 8 घंटे है, लेकिन गाय के दूध से जो दही बनता है उसका लाइफ लाइन करीब 12 से 18 घंटे बढ़ जाता है। आप 12 से 18 घंटे तक उसको प्रयोग में ला सकते हैं। और दही से यदि मक्खन बनता है तो उसकी लाइफ लाइन 3 दिन से ज़्यादा हो जाती है, 3 से 5 दिन तक भी रहता है, लेकिन 3 दिन तक बहुत सुरक्षित है। और 3 दिन तक के प्रयोग आप किसी बच्चे को भी दे सकते हैं, किसी वृद्ध को दे सकते हैं, और वो पचनीय है। यदि मक्खन से आप घी तैयार कर लेते हैं तो घी की जो जीवन काल है वो 6 महीने तक खाद्य के रूप में किसके लिए भी सुरक्षित है। और यदि उसको आप औषधीय रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो उसका जीवन काल अनंत हो जाता है। 100 साल तक के घी भी देखे हैं, 500 साल तक के घी भी देखे हैं, 1000 साल तक के भी घी सुरक्षित रखे जाते थे। और उनके अंदर जो गुण विकसित होते थे वो अनुपमीय थे। उनके बारे में तो हमें आज जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं उनको पढ़ के यदि परीक्षण करें, उन पर अध्ययन करें तो उनके गुणों को हम प्राप्त सकते हैं। तो 1000 साल तक के जो घी हैं उनके भी विशिष्ट गुण रहते थे। इसी तरह जो छाछ है जो दही से निर्मित होती है उसको भी आप कई दिन तक प्रयोग ला सकते हैं। ताज़ा छाछ का अपना महत्व है, बासी छाछ का अपना महत्व है। बासी छाछ तो अभी भी कई क्षेत्रों में चलती है। आपने देखा होगा मध्य भारत में, खास करके यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में जो शादी विवाह होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, जो भोज आयोजन होते हैं, तो उनमें रायते का प्रयोग करते हैं। अब तो बूंदी का रायता चलता है या बूंदी की पकौड़ी बना हुआ रायता चलता है, लेकिन पहले छाछ चलती थी और छाछ के कई रूप होते थे। इसके बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में काफ़ी ज़्यादा जानकारी दी है, और यदि समय लगा तो मैं आगे आने वाले वीडियो में इस छाछ को, जिसे हम भोजन के साथ प्रयोग करते हैं, खाद्य पदार्थों के साथ प्रयोग करते हैं, उसकी क्या विशिष्टता है और क्षेत्र विशेष से उसका क्या रूप बदलता जाता है, उसके बारे में वीडियो तैयार करूंगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि यदि हम गाय के घी का व्यापार करें, जब तक हम गाय के घी का प्रयोग करते थे 1960 से पहले हमारे देश में सिर्फ गाय का घी ही खाद्य के रूप में प्रयोग होता था, या फिर हम सरसों का तेल प्रयोग करते थे, नारियल का तेल उपयोग में लाते थे, मूंगफली का तेल प्रयोग में लाते थे, ऐसी कुछ चीज़ें, तिल का तेल प्रयोग में लाते थे। तब तक हम सारे रूप से पूर्ण सक्षम थे, प्रबल थे, शक्तिवान थे, निरोगी थे, क्योंकि हमने उसी के बल पे तो सारे संसार को जीता है। हमने अपने देश को हजारों साल तक विदेशी आक्रांताओं से सुरक्षित रखा है। आपकी इतिहास की पुस्तक क्या कहती है मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे इतिहास में भरोसा ही नहीं करता। आपको तो इतना नहीं मालूम कि 47 में आज़ादी की जश्न दिल्ली में मन रहे थे। हमारे चाचा नेहरू शैंपेन की बोतल खोल के आज़ादी का जश्न मना रहे थे, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि उस जश्न मनाने की रूपरेखा में 15 से 35 लाख लोगों ने अपनी वीर गति दी, अपने बच्चों को अनाथ किया, और यहाँ तक कि हमारी जो लाखों बहन बेटियाँ थी उनको बलात्कार का सामना करना पड़ा। और वो कोई अवधि ज़्यादा नहीं, 3 या 4 महीने में इतना विशाल रक्तपात हमारे देश में हुआ। और दुनिया में एकमात्र भारत देश है जो विभाजित हुआ और विभाजित नहीं हुआ, जिसने 25 से 30 लाख लोगों का कत्लेआम देखा। तो आप अनुवाद कर सकते हैं ऐसे इतिहास में, ऐसे साहित्य में, तो आप भरोसा कर सकते हैं। मैं तो सीधी बात करता हूँ कि जब तक हम देसी गाय के प्रोडक्ट का, पंचगव्य का प्रयोग करते थे और हम आहार के रूप में देसी गाय के घी का प्रयोग करते थे, तब तक हम स्वस्थ थे, प्रवीण थे, प्रबल थे, शक्तिवान थे, हम बौद्धिक दृष्टि से भी श्रेष्ठ थे। लेकिन कब पता नहीं हमारे डॉक्टर्स को, हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञों को कहाँ से किसी ने जानकारी दे दी कि देसी घी स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, देसी घी के प्रयोग से हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं, दूसरे रोग हो जाते हैं। पता नहीं किस रिसर्च से, मान लो आज तक वो रिसर्च का यदि आपको किसी ने बताया हो तो उस संबंध में मुझे भी जानकारी देना, क्योंकि जो दूध दही पर जो रिसर्च हुए हैं पश्चिमी दूध पर हुए हैं, उनके दूध पर हुआ है, वहाँ तो गाय का दूध ही नहीं होता, वहाँ तो गाय ही नहीं होती। उनकी गाय जो है वो जेनेटिकली प्रोसेस्ड बनाई गई है। उनका जो दूध, जो गाय थी वो तो कब की लोप हो गई। उन पर तो पिछले 40-50 सालों से कितने तरह के जेनेटिकली प्रयोग हुए, और आज जो वहाँ गाय हैं, जो पशु हैं, वो मूल गाय है ही नहीं। और ऐसे दूध पर, ऐसे प्रोडक्ट पर वो रिसर्च करते हैं, और वो रिसर्च हम पढ़ते हैं, हमारे डॉक्टर्स पढ़ते हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाता है। हमारे अपने बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, हमसे कहते हैं इन चीज़ों से दूर रहें।
तो उनके पास कोई रिसर्च का पॉइंट नहीं है। यदि देसी गाय का प्रयोग हम करते हैं तो निरोगी रहते हैं, हम हृदय संबंधी विकारों से दूर रहते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ कि देसी गाय का घी का इतना बड़ा व्यापार है, क्योंकि भारत सरकार को अभी कुछ वर्ष पहले तक 1 से सवा लाख करोड़ रुपए का खाद्य तेल बाहर से आयात करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? कि उनके लिए हमने एक बहुत बड़ा क्षेत्र सुरक्षित कर दिया। हमने जब से अपने घी को, अपने खाद्य तेलों का प्रयोग कम करना शुरू कर दिया, तब से उनको एक क्षेत्र मिल गया, और उनको बहुत बड़ा क्षेत्र मिल गया। आप समझ सकते हो 1 से सवा लाख करोड़ का बिजनेस उनको सिर्फ खाद्य तेल से मिल जाता है। और हम इतने बड़े क्षेत्र को त्याग दिए। यदि हम गाय के घी का व्यापार करें, हम अब खुद को उपयोग करें, तो हम कम से कम 1 लाख से ज़्यादा का व्यापार, तो 1 लाख करोड़ से का व्यापार तो विदेशों से बंद कर सकते हैं। और यदि उनको समझा सकें कि इस घी में कितने महत्वपूर्ण गुण हैं, इसमें सारे विटामिन्स हैं जितने भी फैट सॉल्युबल होते हैं, इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जैसे जो फैट्स प्रोडक्ट हैं जो हृदय संबंधी रोगों से सुरक्षित तो रखते ही रखते हैं, वो कई तरह की जो व्याधियां हैं, जो फ्री रेडिकल्स शरीर में पैदा होते हैं, उनको भी सुरक्षित रखते हैं, हमें दीर्घायु प्रदान करते हैं। ये विस्तृत विषय है। खैर मैं थोड़े से समय में इन सारी चीज़ों में विस्तार पूर्वक आपको नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी मैंने एक रूपरेखा तैयार की कि गाय हमारे लिए ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है। ये इकोनॉमी है। हम कहीं से भी इसके एक अंक को पकड़ लें तो हमारे जीवन में किसी तरह का अभाव नहीं रह सकता। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, ये विषय पसंद आया, और इस विषय में आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, इस विषय को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस संबंध में मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें, क्योंकि मुझे वो आपका कमेंट्स प्रेरित करेगा कि मैं इस श्रृंखला को आगे चलाऊं। और गाय के संबंध में जो अनुभव, जो खोजें हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने गाय के संबंध में हमारे सामने जो मापदंड निर्धारित किए, उनके बारे में हम एक दूसरे से चर्चा करके इस विषय को आगे बढ़ा सकें। और यदि आपको मेरा विषय पसंद आया, ये वीडियो पसंद आया, तो यदि आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ही कर लें, और मेरे इस चैनल को दूसरे मित्रों तक शेयर करने की अवश्य कोशिश करें। धन्यवाद।